हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम 320 तक प्रश्न करवा दिए हैं। आज हम 321 से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जीके का 1000 में आप ओपन कीजिए उसको, यहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्तों इससे पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से नई विभागीय समिति प्रणाली कब से लागू हुई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 1993 में लागू की गई है। इसकी व्याख्या यहाँ से आप समझिए। 1993 में नई विभागीय समिति प्रणाली लागू की गई। वर्ष 2004 में विभागीय समितियों की संख्या 24, जो 16वीं लोकसभा जो 18 राज्यसभा कर दी गई है। इन 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अधीन तथा 8 जो राज्यसभा के अधीन कार्य करती हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में 21 जो है लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों, इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सांसद होगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए आप। भारतीय संविधान ने संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करने का अधिकार है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये दोपहर 12 बजे से अपराह्न मतलब 1 बजे तक के शून्यकाल का ये समय होता है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। प्रश्नकाल के तुरंत दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का बाद का 1 घंटा का समय, जिसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। इसके अलावा भी संसदीय प्रस्ताव हैं, जिसमें स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव आदि इसमें शामिल हैं। इसको आप दोस्तों याद रखें। ये प्रश्न सब बहुत भी आए हैं एग्जाम में, कहीं न कहीं ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न सब है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल हैं। तो भारतीय संसद में जो शामिल जो है, इसमें देखिए इसका तो उत्तर हो जाएगा ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद में शामिल होते हैं ये। इसी देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों व शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये भारत के निर्वाचन आयोग की। इसकी व्याख्या यहाँ सब समझिए। अनुच्छेद 103 के अनुसार जो क में अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित निर्भरताओं के प्रश्न पर विनिश्चय राष्ट्रपति करता है और विनिश्चय अंतिम है, किंतु राष्ट्रपति इस संबंध में निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी अनुरूप विनिश्चय करेगा। इसी में देखिए विशेष ज्ञात रहने निर्वाचन आयोग भ्रष्ट आचरण के
हर्ताएँ को छोड़कर अधिनियम के अध्याय 3 में उल्लिखित निर्हरताओं की समय अवधि को हटाया या कम करने का अधिकार भी रखता है। इसी में देखिए आगे ख में देखिए अनुच्छेद 102 के तहत 10वीं अनुसूची दल बदल के अधीन निर्हरता का उल्लेख करता है। दल बदल के आधार पर निर्हरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय अध्ययन करता है और देखिए और इसका निर्माण अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची में है ये। इसी में देखिए हमारे जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसकी व्याख्या यहाँ सब समझिए। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 के अनुच्छेद 122 तक के संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार व शक्तियों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्ययन की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसकी व्याख्या यहाँ समझिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है। सामान्यतः विपक्षी पार्टी से किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में देखिए आगे, इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है तथा इसके सदस्यों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। इसी में देखिए आगे, कुल सदस्य संख्या जो है जो 22 है, जिसमें लोकसभा से आते हैं 15 और राज्यसभा से 7 जो आते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी को। इसकी व्याख्या आगे। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई करना। इसी में देखिए आगे, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। इसकी व्याख्या यहाँ सब समझिए। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148, इस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्ति करता है और उसे उसके पद से लेकर उसके रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिसे रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसी में देखिए आगे, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा संगठन के संबंध में उल्लेख किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत भी आया है। ये आपको इस तरह से प्रश्न पूछता है, उच्चतम न्यायालय की गठन के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में वर्णन है? तो हो जाएगा 124 में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर तो हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या यहाँ सब समझिए। हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी का उपबंध किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के उपबंध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के योग्य किसी व्यक्ति को
भारत के महान्यायवादी नियुक्ति करेगा। इसी में देखिए आगे, संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। इसे हटाने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। इसी में देखिए आगे, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी समय उसे हटा सकता है, जब चाहे उसकी भर्ती कर सकता है। अनुच्छेद 76 के 3 में उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा तय परिश्रमिक उसे प्राप्त होगा। संविधान में इसका परिश्रमिक तय नहीं किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति ही करते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उसे संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए उसकी व्याख्या, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होगा। वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता है। भारत का महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता, बोल सकता है, कार्यों में भाग ले सकता है, किंतु मत नहीं कर सकता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए इसकी व्याख्या समझिए, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर जनरल का है, किंतु इसकी चर्चा विधि संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं की गई है। ये महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये उसका उत्तर तो हो जाएगा डी। दोस्तों ये ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम लंबा जाएगा इसमें। इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मुख्य विधि सलाहकार होता है, न कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, किंतु जब सरकार मंत्रिपरिषद बदल जाए या त्यागपत्र दे दे तो उसे त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही की जाती है। इसी में देखिए आगे, महान्यायवादी को राष्ट्रपति किसी भी समय उसके पद से हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए किसी प्रकार के महाभियोग की आवश्यकता नहीं होता है। इसी में हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, जिससे महान्यायवादी भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसी में देखिए आगे हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों से सही कथन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये भी सही। इसी में देखिए ऑप्शन नंबर बी में, महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा अवधारित परिश्रमिक मिलता है, ये भी सही है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये सही है तीनों। तो उपयुक्त हो जाएगा डी, मतलब सभी सही है। इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए आप, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद के धारण करता है, अतः इसके संविधान में महान्यायवादी का परिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, अतः उसे राष्ट्रपति द्वारा अवधारित परिश्रमिक मिलते हैं। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी होगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति
स्वविवेक का शक्ति किसे करता है, इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इससे पहले भी बताए हम आपको। यहाँ देखिए, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक का वकील नहीं है, वह सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है और महान्यायवादी के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसी में हमारा अगला प्रश्न, भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ से हो जाएगा महालेखक परीक्षक। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेख विभाग का मुख्य नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लोक वित्त का संरक्षक होता है तथा साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण भी CAG करता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इनका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान तथा संसद की विधि के अनुसार वित्तीय प्रशासन को संभालने का काम करे या करेगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महालेखक परीक्षक कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। दोस्तों, इससे आगे प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।